Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. I'm here with lecture number 155 for interpart 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड इन टुडेज़ टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द कोवेलेंट रेडियाई। अपने प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था अबाउट द एटॉमिक रेडियाई, यानी कि एक न्यूट्रल एटम है उसके अंदर किस तरह का रेडियस है, क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं व्हेन वी आर मूविंग इन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। इसी तरह मैंने आपको आयनिक रेडियाई के बारे में आइडिया दिया था, उसके कॉन्सेप्ट दिए थे कि आयन्स जो हैं चाहे कोवेलेंट हैं चाहे एन आयन है किस तरह से वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं और क्यों एन आयन का जो साइज़ है वो कंपेरेटिवली न्यूट्रल एटम के बिगर होता है और कैट आयन का साइज एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम स्मॉलर होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई जो है हम उस केस में स्टडी करते हैं व्हेन टू और मोर एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उस बॉन्ड का क्या रेडियस होगा, उस बॉन्ड का क्या डिस्टेंस होगा, उसके बारे में स्टडी करना जो है कोवेलेंट रेडियाई में आता है। अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आयनिक रेडियाई है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया, और एक आयनिक कंपाउंड हो उसके दरमियान का डिस्टेंस जो है हम लोग उस कंपाउंड के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट आयंस होंगे चाहे वो कैट आयंस हैं एंड आयंस हैं हम उनके रेडियस को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा वो जो कंपाउंड बना हुआ है उन पार्टिसिपेंट आयंस से हम उसके रेडियाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड या एक कंपाउंड है पोटेशियम क्लोराइड, तो हमें अगर आयनिक रेडियस पता है सोडियम का और आयनिक रेडियस पता है क्लोराइड आयन का, तो हम ओवरऑल जो है पूरा जो कंपाउंड बनेगा उन दोनों के आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिलने से तो हम उस आयनिक रेडियाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कोवेलेंट रेडियाई पे। कोवेलेंट रेडियाई क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यानी कि एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं किया है, अनलाइक दैट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर जैसे सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जो कि क्लोरीन ने अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, और इस लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। इन द केस ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जस्ट शेयर हो रहे हैं बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे आर नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिसिपेंट टू द अदर पार्टिसिपेंट कम्प्लीटली। अब हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। तो किसी भी एलिमेंट का जो कोवेलेंट रेडियस है वो इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दो सिमिलर एटम्स की, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, तो हम लोग उसके पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं। आपके पास उसके पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे? इफ़ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो हम लोगों ने जब कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं हाइड्रोजन का, तो हम ये कहते हैं कि जब दोनों सिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उनके बॉन्ड का क्या डिस्टेंस होगा उसका आप हाफ कर दें। जितना दोनों सिमिलर एटम्स के दरमियान में बॉन्ड का डिस्टेंस है आप उसको हाफ कर दें तो वो उस एटम का, उस एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियाई बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सपोजिंग दिस वैल्यू फॉर योर कन्वीनियंस कि अगर इस ओवरऑल पूरे बॉन्ड का डिस्टेंस था 10 पिकोमीटर, तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया 10 पिकोमीटर के साथ, और ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया था 16 पिकोमीटर का फॉर एग्जांपल। तो जब इसका हाफ करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई क्या आया 5 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन का जब हाफ करते हैं तो एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आया 8 पिकोमीटर। तो जब हम लोग बॉन्ड यहाँ पे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखा था, अब हम लोग बॉन्ड देखना चाहते हैं बिटवीन दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम।
तो मैं हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट रेडियस है यानी कि 5 और ऑक्सीजन का जो कोवेलेंट रेडियस है यानी कि 8, दोनों को आपस में ऐड अप कर दूंगी। 5 + 8 तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान का जो बॉन्ड होगा 13 पिकोमीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमें उनके कोवेलेंट रेडियाई का पता होना चाहिए। तो हम ओवरऑल जो पूरा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान में मॉलिक्यूल बनाने के लिए, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो जो मैंने वैल्यूज़ दी थी, दीज वर द सपोज्ड वैल्यूज़। अब मैं आपको आती हूँ विद द डाटा। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक विद द डाटा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है between the hydrogen and hydrogen atom, that is 75.4 पिकोमीटर। यानी कि यहाँ से बॉन्ड को स्टार्ट करके यहाँ तक देखें बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज़ 75.4 पिकोमीटर। तो जब मैं इसका हाफ करती हूँ फॉर वन हाइड्रोजन एटम, इसका हाफ कितना होगा? 37.4 पिकोमीटर। दैट इज़ द हाफ ऑफ दिस। तो यानी कि एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड है वो 37.7 पिकोमीटर होगा। दैट इज़ हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान में भी जिसका बॉन्ड हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ना कि डबल या ट्रिपल। यहाँ पे हम सिंगल की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें स्पेसिफिकली आपको अपने माइंड में रखनी है। इसी तरह अगर हम लोग कहते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है जो कोवेलेंट रेडियस बनता है क्लोरीन का दूसरे एटम्स के साथ, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोरीन एटम जो है उसका डिस्टेंस जो है कोवेलेंट रेडियस जो है दैट इज़ 99.4 पिकोमीटर। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स ने एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है। नाउ वी हैव दिस कंपाउंड। अब हम लोग इसके अंदर क्या कोवेलेंट रेडियस होगा उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्लोरीन का एटम यानी कि एक क्लोरीन, पहले एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि क्लोरीन का जो है कोवेलेंट रेडियस कितना है। तो उसका जब हाफ निकाला, इट्स हाफ वाज इक्वल टू, यानी कि फॉर वन सिंगल क्लोरीन एटम इट्स हाफ वाज 99.4 पिकोमीटर फॉर वन क्लोरीन एटम। तो इसका डबल कर देंगे तो वो क्लोरीन के बीच का बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह कार्बन का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो जो ओवरऑल वैल्यू थी द बिटवीन द C एंड Cl बॉन्ड, अब इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं किस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं, CH, ये इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ CH3 और एक क्लोरीन एटम के साथ। तो हमें अब ये फाइंड आउट करना है, हमें ओवरऑल एक वैल्यू दे दी गई थी कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान का जो बॉन्ड डिस्टेंस था दैट वाज 176.7 पिकोमीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस कितना होगा, कार्बन का कोवेलेंट रेडियस कितना होगा। तो जब आपके पास जो पार्टिसिपेंट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक जैसे ना हो, तो इस सूरत हाल में आप ऐसे हाफ़ वाला तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाफ़ वाला मेथड आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास जो पार्टिसिपेंट एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक कार्बन है और दूसरा क्लोरीन है। तो क्लोरीन का हमने फाइंड आउट कर लिया कि एक क्लोरीन एटम का जो रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, दैट कम्स आउट टू बी 99.4 पिकोमीटर, ठीक है। ओवरऑल कार्बन और क्लोरीन का हमारे पास कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ 176.7 पिकोमीटर। अब मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि अकेले अगर कार्बन है तो उसका कितना कोवेलेंट रेडियस होगा। मैं क्या करूँगी, अपना ओवरऑल जो बॉन्ड डिस्टेंस है यानी कि जो दोनों पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में बना है उसमें से माइनस कर दूंगी, यानी कि ये बॉन्ड डिस्टेंस में से क्लोरीन का पार्ट मैं माइनस कर देती हूँ, दैट इज़ 99.4 पिकोमीटर। मैंने माइनस किया दोनों को आपस में, देन द वैल्यू केम आउट टू बी 77.3 पिकोमीटर। तो इसका मतलब ये जो बाकी का बॉन्ड का हिस्सा है जो कि कार्बन से बिलोंग करता है, दैट केम आउट टू बी 77.3 पिकोमीटर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट। हाइड्रोजन का मैंने आपको बता दिया था, हाइड्रोजन का बॉन्ड
का डिस्टेंस कितना था 37.7 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे होगा 37.7 प्लस कार्बन का 77.3। तो आप इससे ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का कितना डिस्टेंस था। सो नाउ लेट अस ऐड कि हाइड्रोजन का हमारे पास डिस्टेंस था, हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस का डिस्टेंस था हमारे पास 37.7 पिकोमीटर। कार्बन का अभी जो हमने फाइंड आउट किया दैट केम आउट टू बी 77.3 पिकोमीटर। तो ओवरऑल जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो तब उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा, दैट विल बी 115 पिकोमीटर। तो इस तरह से 115 पिकोमीटर आ जाता है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द वेरिएशन, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई, अगर हम लोग जिस तरह से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को देखा, आयनिक रेडियस जिसमें कैट आयन भी है, एन आयन भी है, उनके ट्रेंड्स को देखा, हमने कहा कि मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एक ही पीरियड के अंदर जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों डिक्रीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। और वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा था, इसीलिए मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल तो जो एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस हैं, दोनों डिक्रीज़ हो रहे थे। सिमिलरली मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हुआ, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं टूवर्ड्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो इसकी वजह से पूरा ओवरऑल जो एटॉमिक रेडियस है, ये जो आयनिक रेडियस है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई, तो कोवेलेंट रेडियाई का क्या ट्रेंड है, वो भी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के जैसा ही है। क्योंकि कोवेलेंट रेडियस क्या है, बेसिकली वो रेडियस है कि जब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, चाहे वो दूसरा है या एक अपने जैसा ही है, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड का क्या डिस्टेंस होगा, तो ये भी एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी बॉन्ड फॉर्मेशन जो एनर्जी चेंजेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एंड दोज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। तो क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई में भी, क्योंकि जब जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बॉन्ड्स की जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है बिटवीन द ऑन द न्यूक्लियर चार्ज, क्या न्यूक्लियर चार्ज कितना है उस एटम का और उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कितना है। तो इसी तरह ये एटॉमिक रेडियस के जैसा ही है इसका भी ट्रेंड के मूविंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन अ ग्रुप, ये हमेशा कोवेलेंट रेडियस जो है इंक्रीज़ होता है एंड मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट इन द पीरियड हमेशा कोवेलेंट रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।